हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और अभी तक आप लोग जेनेटिक्स की कुछ एक वीडियोस देख चुके हैं। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद मैंने वो वीडियो शुरू करी थी, तो बट अब मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि अब हमारी एक फ़्लो में वीडियोस आएंगी। और जो भी 12th क्लास के एस्पिरेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं जिन्हें जेनेटिक्स बहुत टफ़ लगता है, क्योंकि यूजुअली बच्चों को ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा टफ़ लगता है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और आप मेरे साथ लगातार पढ़ते रहेंगे तो आई कैन इंश्योर यू कि आपका ये फेवरेट टॉपिक बन जाएगा, जैसे कि मेरा था। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू करवाने वाली हूँ जिस टॉपिक से खासकर मुझे जब मैं स्कूल में टाइम में थी तो मुझे बहुत डर लगा करता था। आई डोंट नो क्यों, बट अब जैसे जैसे मैंने उसको पढ़ा, मैंने मेरी ग्रेजुएशन में वो टॉपिक पढ़ा, पोस्ट ग्रेड में पढ़ा, तो अब वो मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि मैं बहुत फैमिलियर हो चुकी हूँ इस टॉपिक के साथ। तो ऐसा ही आपके साथ होना चाहिए। आप उसे इतनी बार रिवाइज़ कर लीजिए कि आपको कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि ये मुझसे नहीं होगा या जेनेटिक्स बहुत टफ़ है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो आप इसको आज अच्छे से देखिएगा एंड मैं पक्का आपको बता सकती हूँ कि आपका ये टॉपिक फेवरेट हो जाएगा। तो जल्दी से हम टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फॉर टुडे। सो आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आज की वीडियो में आप उन 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेंडल ने स्टडी किए, और उसने जो मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, जो भी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, ट्रू ब्रीडिंग करवाई प्लांट्स के बीच में, उसके बेसिस पे उसने कुछ 3 लॉज दिए थे जो उसकी स्टडी को शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि वो बोलना क्या चाहता था। तो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट रूल था, सेकेंड रूल था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और थर्ड एंड फाइनल रूल था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ से आप नाम से कुछ समझ गए होंगे कि सेग्रीगेट करना मतलब क्या होता है। सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट पता है आपको, इंडिपेंडेंटली हम कहीं जा रहे हैं, हम अपने बलबूते पे जा रहे हैं। और असॉर्ट करना इंडिपेंडेंटली अलग अलग इंडिविजुअल्स में उस चीज़ का पहुंच जाना। और नेक्स्ट है, नाम से बहुत क्लियरली पता लग रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। किसी भी एक डोमिनेंट चीज़ के बारे में बात करिए, उस डोमिनेंट चीज़ के ऊपर उसने लॉ दिया है। तो जानते हैं कि ये लॉज क्या थे और इन्हें ब्रीफली स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी कवर कर चुकी हूँ कि जो मेंडल था वो बहुत सनकी सा बंदा था, उसको किसी चीज़ के पीछे पड़ना था, और उसका काम स्टार्टिंग में क्यों अप्रूव नहीं किया गया, क्योंकि उसने बायोलॉजी के फील्ड में स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। तो जो भी रिसर्चर्स थे, जो भी मीटिंग बैठती थी जो कि अप्रूव करती थी साइंटिस्ट्स के वर्क को, डिस्कवरर्स के वर्क को, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बायोलॉजी के फील्ड में मैथमेटिक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप स्टैट्स कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो उसके काम को अप्रूव नहीं किया गया और बहुत साल उसने मेहनत करी और वो बेचारा मर गया, उसके काम को अप्रूवल नहीं मिला। तो उसके मरने के बहुत सालों बाद कोई 3 साइंटिस्ट आए जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो उन्होंने ये जो जेनेटिक्स की फील्ड है वो स्टडी करना शुरू किया। तो उन्होंने जब पढ़े, पिछले न्यूज़पेपर्स पढ़े पुराने सालों के, और जो आर्टिकल्स छपते थे उस टाइम में न्यूज़पेपर्स में छपा करते थे, तो वो आर्टिकल्स पढ़े, स्टडी करी, तो उन्हें पता लगा कि मेंडल नाम का एक इंसान था जो ऑलरेडी ये सब चीज़ करके गया है, बट उसे कभी भी वो यश नहीं प्राप्त हुआ जो उसे उसके काम के लिए मिलना चाहिए था। तो इतने भले मानस थे वो लोग। आज के टाइम में तो क्या होता है, हमने अगर कुछ डिस्कवरी करी तो भले ही वो पहले किसी ने करी हो, उसके नाम पे कुछ कॉपीराइट ना हो, बट आजकल के लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे उस चीज़ का कॉपीराइट करना चाहते हैं, है ना। अपने नाम पे वो करना चाहते हैं, वो फेमस होना चाहते हैं। बट वो तीनों साइंटिस्ट इतने भले थे, उन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क को उसी के नाम से पब्लिश किया, और उसके मरने के इतने साल बाद उसको अवार्ड दिया गया उसके वर्क के लिए। तो ये जो हम इतना बड़ा जेनेटिक्स का फील्ड है, जो भी है, ये सब मेंडल की देन है। बच्चे, आई नो कुछ बच्चे गालियाँ भी दे रहे होंगे, हम भी स्कूल टाइम में देते थे कि जो एप्पल था वो न्यूटन के सर पे गिरा तो उस खा लेना चाहिए था ना, हमारे पास भी ऐसा कुछ होता है।
तो हम भी खा लेते थे। उसने उस एप्पल के चक्कर में इतनी बड़ी फिजिक्स बना डाली जो आज हमें भुगतनी पड़ रही है, राइट। तो ऐसे ही मेंडल के लिए भी गालियाँ देते होंगे, बट बिलीव मी ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है एंड आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक सीरियसली आगे आने वाली फील्ड्स में बहुत अच्छा लगेगा और आपका कहीं ना कहीं ये फेवरेट बन जाएगा। आई नो आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो मेंडल ने क्या किया था, उसने मैं एक एग्जांपल देती हूँ उसका। उसने है ना 2 टाइप के फ्लावर कलर्स को क्रॉस ब्रीड करवाया, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग करवाई थी। एक उसने लिए थे वाइट फ्लावर्स और एक उसने करवाया था पर्पल फ्लावर के साथ क्रॉस ब्रीड। उसे वाइट फ्लावर्स प्लांट को पर्पल फ्लावर वाले के साथ क्रॉस ब्रीड कराया। ये मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, ये पेरेंट्स होते हैं, ओके। अब इनमें से एक एक गैमेट आता है, एक गैमेट यहाँ से आएगा, एक गैमेट यहाँ आएगा। तो उसकी स्टडी के अकॉर्डिंगली जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आता है वो हमेशा हाइब्रिड होता है, मतलब दोनों के कैरेक्टर्स का मिक्स होता है, दोनों के कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं 50-50% लेके आता है। बट उसने ये देखा कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आया है वो पर्पल कलर का आया है, पर्पल कलर के फ्लावर्स आए हैं F1 में। तो उसने सोचा कि यार ये कैसे हुआ, मतलब इसने दिमाग देखो साइंटिस्ट का क्या लगता था, छोटी सी चीज़ इधर से उधर हो जाती थी तो वो इतने बड़े लॉज और इतनी बड़ी चीज़ें दे जाते थे जो आज हमें भुगतनी पड़ रही है, हमें पढ़नी पड़ रही है, राइट। तो F1 में हम उसे पर्पल कलर के फ्लावर्स देखने को मिले, तो वो वहाँ पे नहीं रुका। उसने सोचा मैं आगे इनको सेल्फ क्रॉस करवा के दिखाता हूँ। हमने ये पढ़ा था F1 ऑफस्प्रिंग की सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो इसकी उसने सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराई, सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग टर्म मैं लास्ट वीडियो में ले चुकी हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसको F2 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग्स मिले वो 3:1 के फिनोटाइपिक रेशियो में मिले, 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो में मिले, ओके। फिनोटाइपिक रेशियो भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जल्दी जाके देखिए कि फिनोटाइप रेशियो का मतलब क्या होता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 में मिले। तो ये डिवाइडेड थे समवॉट की जो एक ऑफस्प्रिंग था वो प्योर डोमिनेंट था, एक हाइब्रिड था और एक रिसेसिव था, ठीक है। टोटल 4 थे बट इस कैटेगरी में डिवाइडेड थे, या तो प्योर होमोजाइगस या प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव या फिर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। उसको 3:1 रेशियो में मिले। तो अब इस बेसिस पे उसने क्या किया, उसने अपने रूल्स दिए, उसने आगे और स्टडी करी तो उसने 3 रूल्स दिए। अब एक करके मैं आपको तीनों रूल्स के बारे में बताती हूँ। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कितने रूल्स थे। 3 रूल्स थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपकी स्पेलिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, बहुत महत्व दिया जाता है, तो स्पेलिंग कृपया करके प्लीज़ आप गलत मत करिएगा, ओके। तो फर्स्ट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसने ये बताया था एक कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई भी एक प्लांट है, हर इंडिविजुअल में किसी पर्टिकुलर ट्रेट के 2 अलील्स होते हैं। अलील भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसको नहीं याद आ रहा वो पिछली वीडियो में जाके देखेगा, ओके। तो हर इंडिविजुअल में हर ट्रेट के 2 अलील्स होते हैं, एक जीन पेयर के 2 अलील होते हैं, एक ही फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो 2 अलील्स होते हैं वो इंडिविजुअल में कहाँ से आए। सपोज मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, तो सपोज मैं एक प्लांट हूँ, ओके। ये ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो सपोज अगर मैं प्लांट हूँ, मेरे एक सेल में एक पर्टिकुलर, जैसे हाइट के बारे में बात करें तो मेरे हाइट के 2 अलील हैं, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो अब वो अलील्स आए कहाँ से, मेरे पेरेंट्स से आए। मेरे पेरेंट्स की हाइट, एक मेरी मम्मी की हाइट का अलील आया, एक मेरे पापा की हाइट का अलील आया। तो ये जो 2 अलील्स हैं ये पेरेंट्स से आते हैं इंडिविजुअल के पास, या ऑफस्प्रिंग के बाद पास पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स भी 2 होते हैं, एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है। तो एक अलील तो मेल पेरेंट से आता है और दूसरा अलील जो होता है वो फीमेल पेरेंट से आता है, ठीक है। तो 2 अलील्स इंडिविजुअल के पास आ गए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो दोनों अलील्स आए वो सेम आए, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं एक्सप्रेशन में। अगर तो वो आइडेंटिकल होते हैं,
समझ रहे हैं ना आप बात? मैं बहुत गहराई में नहीं जा रही हूँ, मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, सिर्फ क्रीम आपको दिखा रही हूँ मैं कि एक इंडिविजुअल के पास हर पर्टिकुलर ट्रेट के 2 अलील्स होते हैं। सपोज अगर मेरे पास बहुत सारे ट्रेट्स हैं, मेरी आई का कलर, मेरा आई का शेप, मेरी हाइट, मेरा स्किन कलर, मेरा हेयर टाइप, ये बहुत सारे मेरे ट्रेट्स हैं बॉडी में। बट अगर सिर्फ मैं एक ट्रेट की बात करूं, अगर सपोज मैं सिर्फ मेरी हाइट की बात करूं, तो मेरे हाइट के 2 ट्रेट्स हो सकते हैं, या तो लंबी या छोटी। ठीक है, वो जो मीडियम वाली हाइट होती है वो हाइब्रिड होता है, अभी हम सिर्फ लंबी या छोटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 2 अलील्स हैं हाइट के, अब उसमें से एक ट्रेट तो मेरे पापा से आया। सपोज एक लंबा जो डोमिनेंट था अलील वो मेरे पापा से आ गया, और रिसेसिव हाइट का जो ट्रेट था अलील था वो मेरी मम्मी से आ गया। तो अगर वो तो आइडेंटिकल हो, मतलब अगर मेरे मम्मी पापा दोनों से लंबी हाइट का अलील आता है, अगर आइडेंटिकल होते हैं दोनों अलील, तो ऐसे इंडिविजुअल को होमोजाइगस बोलते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। अगर हाइट के लिए बात करूं, अगर दोनों एक ही अलील आए हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए मुझे होमोजाइगस बोलेंगे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आइडेंटिकल नहीं होते हैं तो हेटेरोजाइगस बोलेंगे। नाम से पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। एग्जाम्पल दे देती हूँ, हाइट के बारे में बात हो रही है। ओके, ये दोनों देखिए, दोनों अलील सेम है, कैपिटल टी इसमें दोनों सेम है, या स्मॉल टी दोनों सेम है, तो ये तो होंगे होमोजाइगस, क्योंकि इसमें दोनों अलील्स उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए सेम है, आइडेंटिकल हैं। अगर इसकी बात करें, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, बट दोनों अलील अलग हैं, इसीलिए ऐसे इंडिविजुअल को बोलेंगे हेटेरोजाइगस। अब सबको क्लियर हो गया है आई होप? ठीक है, तो इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। ओवरऑल ये था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये स्टेट करता है, ये बताता है कि हर इंडिविजुअल से उसके पेरेंट से एक एक अलील आता है, सेग्रीगेट होके आता है। दोनों अलील्स एक पेरेंट से नहीं आएंगे, अलग अलग पेरेंट से अलग अलग अलील आएंगे। अगर वो सेम हो तो होमोजाइगस कहलाएंगे, और अगर डिफरेंट हो तो हेटेरोजाइगस कहलाएंगे। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रूल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जिसे भी ये समझ ना आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वहाँ जाने से पहले मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस बताना चाहूँगी। लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब ये मत पूछना कि मैम आप पहले वो क्यों बता रहे हो, भाई मेरी मर्जी, तुम्हें अगर नहीं पढ़ना है तो तुम फॉरवर्ड करके देख लो, वापस बैक करके देख लेना। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एक आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ा था, इसलिए मैं आपको इजी वाला पहले समझा रही हूँ, ये थोड़ा सा और टफ पड़ जाएगा तो इसलिए मैं आपको बाद में समझाऊंगी, आपका ब्रेन थोड़ा रिकवर करेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में नाम से पता चल रहा है डोमिनेंस। ठीक है, अब मैंने इससे जस्ट पहले बताया था कि अलील्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो एक जो होता है जो डोमिनेंट कैपिटल लेटर में लिखते हैं और एक स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अभी आप यही समझो, सपोज मैंने हाइट की बात करी थी, तो अब ये तो होमोजाइगस है। हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे जिसमें दोनों के दोनों अलील्स अलग होते हैं, तो ये ऑप्शन आप हटा ही दीजिए। अब इसमें दोनों अलील्स अलग हैं, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे जीन पेयर में क्या होता है, जो अलील डोमिनेंट होता है, दिख रहा है डोमिनेंट मीन्स जो कैपिटल लेटर में लिखा होता है, तो जो अलील डोमिनेंट होता है वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है। अगर मेरे हाइट का ये अलील आता है मेरे अंदर, ये दोनों अलील्स आते हैं, एक सपोज मेरे पापा से आया कैपिटल वाला और स्मॉल वाला मेरी मम्मा से आया। ठीक है, तो मेरे पास अगर ये है बट स्टिल मेरी हाइट लंबी है, क्यों? क्योंकि जो मेरे पापा से लंबी हाइट वाला अलील आया था वो डोमिनेंट रहा, तो उसने अपना एक्सप्रेशन शो किया। और जो रिसेसिव होता है वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करता, वो कहीं ना कहीं छुपा रह जाता है, तो उसका कोई भी कैरेक्टर आगे नहीं आता। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में 2 अलील होते हैं एक जीन पेयर में,
उसमें से एक ऐसा होता है अलील जो तो अपना एक्सप्रेशन शो कर देता है और अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो शो करने लगता है, जो इंडिविजुअल के फिनोटाइप या फिजिकल नेचर में दिखाई देते हैं। ऐसे अलील को डोमिनेंट अलील बोलते हैं। और जो कहीं ना कहीं छुपा रह जाता है, दब जाता है, जिसके कैरेक्टर नहीं दिखाई देते हैं, एक्सप्रेशन नहीं शो होता है, ऐसे अलील को रिसेसिव अलील बोलते हैं। ठीक है, तो यही था लॉ ऑफ डोमिनेंस। कितना इजी था। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें यह था कि जो एक जीन है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो मेरी फर्स्ट जेनेटिक्स की वीडियो थी, इसमें मैंने बताया था कि जो जीन है इसको पहले मेंडल फैक्टर बोला करता था, जिसको बाद में जोहानसन ने जीन नाम दिया था। तो ये जो जीन है इसके दो अलील्स होते हैं, दो अलील्स होते हैं। ये अभी मैं बार बार रिपीट करे जा रही हूँ। एक क्रोमोसोम पे जो भी पोजीशन होती है अलील की वो फिक्स्ड होती है हर इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, अगर वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है अलील तो वो उसी पोजीशन पे मिलेगा हर सेल में उसके। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बताता है कि जो भी फैक्टर्स या जो भी जीन्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब जाते हैं, पेरेंट्स से जब उनके आने वाली जनरेशन में, उनके बच्चों में जब वो फैक्टर्स जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, जैसे इसका एग्जाम्पल लिया था मेंडल ने, उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। ये मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, बट आप इतना समझ लो डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स की बात होती है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। तो उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। सपोज उसने एग्जाम्पल लिया राउंड और येलो सीड्स का रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स के साथ। अब ये मत बोलना कि ग्रीन के लिए जी तो लगाया नहीं, ऐसे ही लिखा करते हैं। ठीक है, जो डोमिनेंट होता है उसका हमेशा कैपिटल लेटर आता है और रिसेसिव का स्मॉल आता है। तो उसने राउंड और येलो सीड्स का रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स के साथ करवाया। तो उसने क्रॉस करके ये कंफर्म किया कि कहीं ये साथ में तो नहीं जा रहे हैं। तो उसने ये देखा कि उसने इसके हिसाब से यही बताया कि जो राउंड सीड्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा येलो हो, वो ग्रीन भी हो सकती हैं। ठीक है, अभी उसने क्रॉस यहाँ करवाया बट उसने ऑफस्प्रिंग्स में आगे F1 F2 तक करवाया। उसने बहुत सारे 700 800 900 1000 प्लांट्स मिले उसे। तो उसने यही उससे ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्रॉस के बाद जितने भी प्लांट्स मिलते हैं सब में राउंड और येलो होना ज़रूरी नहीं है। वो राउंड और ग्रीन भी हो सकता है और रिंकल्ड और ग्रीन भी हो सकता है, रिंकल्ड और येलो भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं, उसमें जो भी जीन्स हैं, अलील्स हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग होकर जाते हैं। इंडिपेंडेंटली जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। पेरेंट से जो भी चीज़ ऑफस्प्रिंग में जा रही है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही है उनमें। ठीक है, अगर एक कैरेक्टर है उसके साथ जो दूसरा है पेरेंट में, ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड में वही कैरेक्टर उसी के दूसरे कैरेक्टर से जुड़ा हो, वो एक अलग चीज़ शो कर सकता है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज के हमारे 3 लॉज यही थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। कई बच्चों को आई नो प्रॉब्लम होएगी, बट जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो आने वाली वीडियोस में एक बार मैं फिर से बताऊंगी, नहीं तो कुछ वीडियोस के बाद हमारा एक डाउट सेशन रहेगा और मैं जल्द ही यूट्यूब पे लाइव जाऊंगी। तो आप बने रहिएगा और जो भी डाउट्स हो हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।